हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना और कोशिकांग। कोशिका की संरचना किसे बोला जाता है और कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोशिका की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि कोशिका क्या है। व्हाट इज सेल? तो कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार कोशिकाओं से मिलकर सजीव का शरीर बनता है। यानी जैसे एक जो घर होता है वो एक एक ईंट से मिलके बना होता है, वैसे ही हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है, वो भी एक एक कोशिका से मिलके बना होता है। बस इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए कि शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का क्या नाम है। ये हर बार क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन किसे बोला जाता है? साइटोलॉजी को। और उत्तकों का अध्ययन बोला जाता है हिस्टोलॉजी को। अब कोशिका मिलकर क्या बनाते हैं? उत्तक। क्या बनाते हैं? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाएंगे? अंग। अंग मिलके क्या बनाएंगे? अंगतंत्र। और अंगतंत्र। अंगतंत्र मिलके क्या बनाएंगे? हमारे शरीर। क्या बनाएंगे? शरीर। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। वो कब की थी? 1665 में। मृत कोशिका में देखा था उन्होंने, उसको सेलुला नाम दिया था। अब कोशिका सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने, और इनके अनुसार सभी सजीव कोशिकाओं के बनते हैं, दोनों ने ये बता दिया। थोड़े टाइम बाद में रुडोल्फ विर्चोव आए, जिन्होंने इस सिद्धांत का रूपांतरण किया और क्या बताया कि जो नई कोशिकाएं होती है, क्या बताया? जो नई कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती है। इन्होंने ये चीज बताई कि जो नई कोशिका होती है वो किससे बनी होती है? पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती है। नेक्स्ट, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटन वन ल्यूवेनहोक ने 1674 में की थी, तालाब के पानी में। अब दो चीजें याद रखने वाली कि मृत कोशिका की खोज तो की थी रॉबर्ट हुक ने, और जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटन वन ल्यूवेनहोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण जगत में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। जैसे कुछ शैवाल हो गए, कॉलरेपा, टैक्सीफोलिया। तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है कि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी है माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जिसे न्यूरॉन या नर्वस सेल भी बोला जाता है। जैसे कुछ शैवाल हो गए, कॉलरेपा, टैक्सीफोलिया। नेक्स्ट, अब हमारी जो बॉडी के अंदर हम सेल्स पढ़ेंगे कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? मादा अंडाणु, जिसे फीमेल ओवम भी बोला जाता है, एग। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? नर शुक्राणु, मेल स्पर्म। सबसे लंबी है तंत्रिका कोशिका, नर्वस सेल। अब दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में अंतर। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। यह सेल बहुत छोटी होती है। क्या होती है? ये सेल बहुत छोटी होती है। यह आकार में बहुत बड़ी होती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, इसमें 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। अब आपको एक चीज इनमें डिफरेंस करती है कि इन दोनों में से कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है। अब पादप कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। तो पादपों को एक जगह स्थिर खड़ा रखने के लिए मजबूती की जरूरत होती है। तो वो मजबूती कहाँ से आती है? कोशिका भित्ति से। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। एक डिफरेंस ये बताता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और सॉरी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट, अब डायग्राम से समझेंगे। एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक कोशिका और
प्लांट सेल यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब मैंने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो पादपों के अंदर पाई जाती है, जो पादप को पेड़ को मजबूत बनाए रखती है। और हमारे अंदर जो एनिमल सेल है, इंसानों के अंदर, जानवरों के अंदर जो सेल पाई जाती है, उनमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका यानी एनिमल सेल में भी पाई जाएगी और प्लांट सेल में भी, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। लेकिन जो सेल वॉल होती है वो केवल किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक होता है पेड़ पौधों को हरा रखने के लिए, तो वो किस में होगा, पादप कोशिकाओं में होगा। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले इसकी खोज पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, अल्बर्ट वॉन कॉलीकर ने। किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलीकर ने की थी। इसे क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस यानी बिजली गृह। क्या बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका का पावर हाउस। जैसे एक घर में, हमारे घर में बिजली कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। वैसे ही कोशिका को अगर पावर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, उसे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। यह कोशिका के लिए ऊर्जा और ताकत बनाता है, यानी एक कोशिका के लिए अगर उसको एनर्जी चाहिए तो वो कहाँ से लेगी, माइटोकॉन्ड्रिया से लेगी। नेक्स्ट, ये आप इसका कलरफुल डायग्राम देख सकते हो माइटोकॉन्ड्रिया का। ये जो आपको सिक्के के रूप में ये जो दिख रही है, ये क्या है, थाइलेकोइड है। क्या है, थाइलेकोइड। और इसको थाइलेकोइड को क्या बोला जाता है, जैसे एक एक तो हो जाएंगे थाइलेकोइड, उनको ग्रुप के रूप में बोला जाता है ग्रेना। क्या बोला जाता है, ग्रेना। मैं आपको इसको पेंसिल वाला डायग्राम भी दिखाती हूँ, ये रहा। तो इसमें हम अच्छे से समझते हैं। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन को क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये जो उभार है, इन उभारों को क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टी। क्या बोला जा रहा है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर ये जो डॉट डॉट बने होते हैं, ये लाइंस, इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम। क्या बोला जाता है, ऑक्सीसोम। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। और ऑक्सीसोम के ऊपर ये डॉट डॉट संरचनाएं पाई जाती है, जिनको F1 कण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, F1 कण। दोबारा रिपीट करते हैं, जो उभार की जैसी संरचना उन्हें क्रिस्टी बोला जाता है। ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं ऑक्सीसोम बोला जाता है। ऑक्सीसोम के ऊपर पाए जाते हैं F1 कण। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है शक्ति गृह। क्या बोला जाता है, शक्ति गृह। क्या बोला जाता है, श्वसन केंद्र। क्या बोला जाता है, श्वसन केंद्र। इसमें 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और एटीपी के रूप में कोशिका को ऊर्जा देता है। नेक्स्ट, अगर आपको ये डायग्राम अच्छे लग रहे हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, ये पेंसिल वाला भी रख सकते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। क्योंकि अगर कोशिका के अंदर प्रोटीन चाहिए होगा तो वो कौन बनाएगा, राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलेट ने। वो कब की थी, 1955 में की थी। शरीर को मजबूत बढ़ने के लिए और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत है। सभी को पता है कि हमारी बॉडी को अगर ग्रो करना है, अगर हमारी बॉडी को ग्रो करना है तो किसकी जरूरत चाहिए, हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। यह अंग दिन रात कोशिका के लिए प्रोटीन बनाता रहता है, इसका काम ही है प्रोटीन को बनाना। नेक्स्ट, ये लार्ज सब यूनिट होती है। ये सब प्रोटीन पेप्टाइड, प्रोटीन की श्रृंखला होती है। ये टीआरएनए है, ये एमआरएनए है, छोटी सब यूनिट। इसे बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, सॉरी प्रोटीन की फैक्ट्री। अब प्रोटीन जो राइबोसोम है 2 प्रकार का होता है, एक तो 70 प्रकार का और एक 80 प्रकार का। इसकी 2 इकाइयाँ होती है, एक तो 50S, एक 30S। इसकी भी 2 होती है, एक 60S और एक 40S। नेक्स्ट,
लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्मघाती थैली, यानी खुद ही खुद को नष्ट करने वाला। किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को। कचरा साफ करने वाला बैग भी बोल सकते हैं। क्रिश्चियन डी डुवे ने इसकी 1955 में खोज की थी। ये इसका सरल काम क्या है? ये कोशिका का सफाई कर्मचारी है, यानी एक तरह से सफाई करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका में जो भी कचरा या बीमारी आती है उसको खाकर ये पचा जाता है। अगर पूरी कोशिका खराब हो जाए तो यह थैली को खुद ही फाड़ लेता है और पूरी कोशिका साफ हो जाती है। या आप इसमें डायग्राम से भी समझ सकते हो। लाइसोसोम यानी आत्मघाती थैली। एकल झिल्ली पाई जा रही है ऊपर। ये जो प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम्स है, लिपेज है, अम्लीय तरल है इसमें। ये आप इसका पेंसिल वाला डायग्राम देख सकते हो, बिल्कुल इजी। सेल मेम्ब्रेन एंड एंजाइम्स। नेक्स्ट, गोल्जिकाय। गोल्जिकाय को बोला जाता है कोशिका का डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। ये मैंने हर बार हाईलाइट किया है इनको, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोल्जिकाय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। कब की थी? 1898 में। सरल काम, इसका क्या काम है? इसका काम है पैकिंग और कुरियर। ये जो प्रोटीन वगैरह सब कुछ बनाते हैं उनको पैक करके आगे कुरियर करने का काम कौन करता है? गोल्जी का। ये कोशिका में जो भी सामान है, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उनको पैक करके कुरियर की तरह सही जगह पे पहुंचा देता है। इसीलिए इसको, ये जो शुक्राणु होता है इसका जो आगे ये जो नुकीला भाग होता है, टोपी सा भाग, इसका निर्माण भी किससे होता है? गोल्जिका से ही होता है। इसको क्या बोला जाता है? आगे वाले भाग को एक्रोसोम। क्या बोला जाता है? एक्रोसोम। नेक्स्ट, इधर आप देख सकते हो इसका डायग्राम। गोल्जी गाय, गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, जैसे मेडियल सिस्टर्नी का ढेर, ट्रांसफेस, स्ट्रावी वेसिकल्स, आगमन वेसिकल्स, सिसफेस। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे हम ईआर यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका। कोशिका का कंकाल या रास्ता। मैंने इनको हाईलाइट किया है, बार बार बोल रही हूँ क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। खोज किसने की थी? किट पोर्टर ने। किसने की थी? किट पोर्टर ने 1945 में की थी। नेक्स्ट, इसका क्या काम है ईआर का? यह कोशिका के अंदर फैली हुई पाइपलाइन या रास्तों का जाल एक पाइपलाइन की तरफ फैली रहती है और इसकी मदद से सामान एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। अब जैसे गोल्जिका क्या कर रहा था? एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचा रहा था। कुछ भी जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गई, तो उनको पहुंचाने के लिए किसी सोर्स की भी जरूरत होगी, जैसे नली वगैरह की, पाइप वगैरह की। तो यह वही पाइपलाइन का रास्ता है या जो सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। यह कोशिका को पिचकने से भी बचाती है। ये आप ईआर देख सकते हो। ये होती है खुरदरी या यानी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। यह है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। रफ ईआर एंड स्मूथ ईआर। एक होती है रफ ईआर, एक होती है स्मूथ ईआर। रफ ईआर में राइबोसोम पाए जाते हैं क्योंकि वो खुरदरी होती है। खुरदरी के ऊपर क्या पाए जाएंगे? राइबोसोम पाए जाएंगे। लेकिन एसईआर में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। और इसका एक जो रफ ईआर है वो किसका निर्माण करेगा? क्योंकि इसमें राइबोसोम है तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा और ये वसा का निर्माण करती है। नेक्स्ट, हरित लवक को क्या बोला जाता है? पौधों का रसोई घर। वॉन मोल ने 1837 में इसकी खोज की थी। इसका क्या काम है हरित लवक का? क्लोरोप्लास्ट का। पौधों को हरा, जो पौधे होते हैं उनको हरा बनाए रखना। क्या बनाए रखना? हरा बनाए रखना। नेक्स्ट, या फिर हरित लवक का डायग्राम भी देख सकते हो। ये है थाइलेकोइड। क्या है ये? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड को एक ग्रुप के रूप में ग्रीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रीना। ये राइबोसोम के कण हो गए। स्टार्च ग्रेन, थाइलेड, ल्यूमेन, लिपिड बूंदे, लेमेला, स्ट्रोमा। नेक्स्ट, रसधानी। ये आज का लास्ट जो कोशिकांग है वो है रसधानी। इसको पाइप की टंकी, स्टोर रूम भी बोला जाता है।
एंथनी वैन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज 1676 में की थी। रसदानी, यह कोशिका का स्टोर रूम या पानी का टैंक है। इसमें पानी और जरूरी चीजें जमा होती रहती है। पौधों में यह टंकी बहुत बड़ी होती है ताकि वे सूखे में भी पानी बचा सके। इजी लैंग्वेज में बोले तो पानी व खनिजों का संतुलन करने का काम कौन करता है? रसदानी करती है। अगर खनिज और जो पानी है उसका संतुलन करने का काम कौन करेगा? रसदानी। अब पानी और खनिज की जरूरत किससे ज्यादा होती है? पेड़ पौधों को। तो रसदानी का आकार किस में बड़ा होगा? जंतुओं में या पेड़ पौधों में? ऑब्वियसली है किस में बड़ा होगा? पेड़ पौधों में। इसका आकार पेड़ पौधों में बड़ा होता है। और जो रसदानी होती है, ये जैसे रसदानी है, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी बाहरी परत को क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रसदानी की जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। इसका एक ही काम है, खनिज लवणों और पानी को संतुलन बनाए रखना। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। अब एक ट्रिक है लास्ट में, ताकि आपको सारे जो कोशिकांग है वो जल्दी से याद हो जाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था जिसको पावर हाउस बोला जाता है, बिजली और ताकत देता है। राइबोसोम को फैक्ट्री बोला जाता है जो प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग, कचरा साफ करता है और फट जाता है। गोल्जिकाए पोस्ट ऑफिस, सामान पैक करके भेज देता है। हरित लवक रसोई घर, पौधों को हरा रखना और खाना बनाना। रसदानी पानी की टंकी, एक तरह से स्टोर रूम, पानी स्टोर करता है और पानी और खनिज लवणों का संतुलन बनाए रखती है रसदानी। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।